अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हिस्ट्री में हमारा टॉपिक है ग्रेट डिप्रेशन। ज़रा हम थोड़ा पीछे जाएं, अपने प्रीवियस लेसन को थोड़ा रिवाइंड करें कि जिसमें हमने पढ़ा था इंटर वार इकोनॉमी। उसमें हमने क्या देखा कि वर्ल्ड वार फर्स्ट की वजह से दुनिया की पूरी इकोनॉमी जो थी ये मुतासर हो गई थी, बड़ी हद तक मुतासर हो गई थी, और ख़ासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका बहुत असर पड़ा था। और वो ब्रिटेन जो था ये अमेरिका से इसने बहुत दिल खोल कर ये कर्जा लिया था और इसका बहुत ये लाइबिलिटी बनी हुई थी। अब हम आज देखेंगे ग्रेट डिप्रेशन की इसके असरात क्या थे, इसकी वजह क्या बनी। ये असल में इकोनॉमिक डिप्रेशन है कि वर्ल्ड इकोनॉमी को एक सेटबैक लगा है 1929 में। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो है पहले 1920s में, जैसा कि हमने पहले देखा कि यूएस ने अपनी इकोनॉमी को रिकवर किया था, वर्ल्ड वॉर में उसने भी हिस्सा लिया था, लेकिन उसने जल्दी अपनी इकोनॉमी की तरफ ध्यान दिया और 1920 से इधर यूएस में मास प्रोडक्शन शुरू होगी। मास प्रोडक्शन, ये मास प्रोडक्शन किसकी थी? सबसे पहले यहाँ एक इंडस्ट्रियलिस्ट था जिसको हम कहते हैं हेनरी फोर्ड। इसने यहाँ कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू की और इसकी सबसे पहली कार जो थी उसका नाम था टी मॉडल फोर्ड। और ये सबसे पहली, इट इज द फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार इन द वर्ल्ड। फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार पूरे वर्ल्ड में, ये पहली कार है जो सामने आई। तो इसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई, लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। अब ये हेनरी फोर्ड जो था, जब डिमांड कारों की बढ़ गई, एक नया चीज मार्केट में पड़ गया, तो इसने अपने वर्कर्स की सैलरी को, लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए इसने अपने वर्कर्स को, जो इसकी फैक्ट्री में काम करते थे, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो इसकी थी, इसमें जो काम कर रहे थे, इसने इनकी सैलरी को, इनके वेजेस को डबल किया ताकि ये जो डिमांड है, राइजिंग डिमांड जो है कारों की, ये पूरी हो सके। तो इस तरह से इसने डबल अपने वेजेस किए वर्करों के और इन्हें कहा कि आप दिन रात काम करो ताकि ये डिमांड पूरी हो जाए। इसकी वजह से क्या असर पड़े कि पूरे यूरोप में, पूरे यूएस में अब इसके असर पड़ गए। अब लोगों ने भी, दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी जब ये देखा, उन्होंने भी इसको कॉपी किया और मुख्तलिफ अब इंडस्ट्रियल सेंटर्स कायम हो गए और पूरे यूएस में ज़्यादा से ज़्यादा कारें बनने लगी। और ये हम देखते हैं कि 1920 1919 से 1919 से फ्रॉम 1919 to 1929, यानी 10 ईयर्स, एक डिकेड में, 10 ईयर्स में हम क्या देखते हैं, यूरोप में जो है, यूरोप में 2 बिलियन से 1999 में 2 बिलियन कारें थी, 2 बिलियन कारें बनी थी और 1929 में ये 5 मिलियन तक पहुंच गई। 5 मिलियन, इनमें जबरदस्त इजाफा हो गया। अब सिर्फ यूएस में ही नई कारें बनती है, अब पूरे यूरोप ने भी इसकी कॉपी कर दी और पूरे यूरोप में भी अब ये जो
कारें बनने लगी, गाड़ियां बनने लगी और दूसरे इंडस्ट्रियल गुड्स भी बनने लगी। और इसके साथ साथ अब सिर्फ सिर्फ ये जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, ये जो इंडस्ट्रियल गुड्स के साथ साथ अब जो है रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, रेडियोज और दूसरे इंडस्ट्रियल गुड्स, दूसरे इंजीनियरिंग गुड्स जो हैं ये बनने लगे पूरे वर्ल्ड में। अब जो है, अब यूएस ने, अब यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों में ये नई चीजें जब आ गई तो लोगों ने हाथों हाथ इन चीजों को लिया और नतीजा ये निकला कि अब इनके लिए मार्केट खुला था। अब यूएस ने शुरू किया, इन्होंने अपने डोमेस्टिक में भी, डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स थे अपने मुल्क के लोगों में भी इन्होंने इन चीजों को हाथों हाथ दिया। अब इन्होंने इनको एक फैसिलिटी दे दी, ये इनको हायर परचेज पर दे दी थी, हायर परचेज, हायर परचेज, हायर पर यानी क्रेडिट रिपेड पर, क्रेडिट रिपेड यानी रिपेयर करना था इनको। ये मंथली या वीकली इंस्टॉलमेंट्स पर इनको इनसे पैसा रिकवर करते थे। यानी कंज्यूमर्स को ये सहूलियत दी गई, इनको ये फैसिलिटी दी गई कि वो क्रेडिट उधार वो इन चीजों को ले सकते थे और फिर ये इसकी कीमत जो है किस्तों में अदा कर सकते थे। ये फैसिलिटी इनको दी गई। अब जो है, अब 1923 से, अब जब अमेरिका में इनकम ज्यादा आ गई, अब 1923 से, क्योंकि हमने देखा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता था फॉरेन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, अब 1923 से यूएस ने इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुरू किया, एक्सपोर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी अब इसने सरमाया देना शुरू किया। अब इसके मुल्क में इनकम बहुत आ गई। अब इसने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स कर लिए। अब इसने ये जो लोन्स थे ओवरसीज यानी यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा लोन्स इनको दिए, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो थे ये जंग से तबाहाल हो गए थे। अब वो मजबूर थे, अब इन्होंने यूएस से ये जो लोन है लोन्स मांगे और एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट अब अमेरिका का, यूएस का बहुत बढ़ गया। और इसके जो इंपोर्ट्स थे, इसके बदले में इंपोर्ट्स आती थी, वहां से इंपोर्ट्स में जो रॉ मटेरियल या कुछ और चीजें जो इंपोर्ट्स में मिलती थी, वो ये जो अमेरिका अब मुल्क की, दुनिया की दूसरी ममालिक के साथ अब इसके ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स थी। यानी ये सरमाया देता था, ये कैपिटल देता था लोगों को। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है कैपिटल, यानी कैपिटल वो अमाउंट है जो हम किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी वो द मनी विच इज यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग बिजनेस, उसको हम कैपिटल कहते हैं। और यूएस ने ये इन्वेस्टमेंट खूब, ये जो लोन्स हैं खूब ये कैपिटल फराहम किया इन फॉरेन कंट्री। और इसलिए कहा जाता है कि 1923 में ये जो था, 1923 में इट वाज द वर्ल्ड्स मोस्ट biggest lender, overseas lender. US world is biggest overseas lender. ये पूरे दुनिया को अब कर्जा देता था, सरमाया फराहम करता था अमेरिका। अब हम क्या देखते हैं, तो इसके इसने जो हम देखते हैं कि 1923 में अब इसने अब इसकी जो थी ये इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इसका था, ये तकरीबन 1 बिलियन था, $1 बिलियन, $1 बिलियन। और एक साल में इसका और इजाफा हो गया, 1/4 इसमें और इंक्रीज हो गया, 1/4 इंक्रीज।
तो इस तरह हम देखते हैं कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये जो लैंडर था। लेकिन अचानक हम क्या देखते हैं, इस पैसों की वजह से अब दूसरे ममालिक में भी अब खुशहाली आ गई। अब थोड़ी जंग की वजह से जो ये बर्बादी हो गई थी, अब इस वजह से दूसरे ममालिक में भी अब खुशहाली आ गई थी। अब इनके बैंक्स भी काम करने लगे, अब वहाँ बिजनेस भी इस्टेब्लिश हो गया, अब उनकी इकोनॉमी भी रिगेन होने लगी दूसरे ममालिक की। लेकिन इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि अचानक 1929 में एक डिप्रेशन आता है। 1929 में डिप्रेशन आता है। ये डिप्रेशन क्या था? ये डिप्रेशन के इसके काजेस क्या थे? असल में इसके काजेस क्या थे? सबसे पहले अगर हम थोड़ा इंटरवार इकोनॉमी का वो टॉपिक देखें और फिर वहां देखें कि किस तरह से एग्रीकल्चर ये जो प्रोडक्शन थी इसको कैसे सेटबैक लगा था उधर यूरोप में। उधर ब्रिटेन में जो ईस्टर्न साइड थे वो प्रोडक्शन करते थे, एग्रीकल्चर फार्म्स पर काम करते थे और वो प्रोडक्शन करते थे। और इस तरह से जब जंग की वजह से, वर्ल्ड वार की वजह से जब वो प्रोडक्शन नहीं कर सके, उनकी वो प्रोडक्शन मुतासर हो गई, तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने फूड ग्रेन ज़्यादा से ज़्यादा व्हीट ग्रो किया और यूरोपियन कंट्रीज की वो डिमांड पूरी की और वर्ल्ड की वो डिमांड पूरी करने के लिए उन्होंने मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा गला लाया। अब जब जंग खत्म हो गया तो वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद अब यूरोपियन कंट्रीज ने फिर ईस्टर्न साइड में वो प्रोडक्शन शुरू कर दी, उसको रिवाइव किया। लेकिन वो कंपीट नहीं कर सके इधर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दूसरे ममालिक के साथ जिन्होंने ऑलरेडी अपने फार्म्स को एक्सपेंड किया था, ज़्यादा से ज़्यादा गला वर्ल्ड मार्केट में लाया था। अब इसका नतीजा क्या निकला? तो नतीजा ये निकला कि अब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने भी गला मार्केट में लाया, तो नतीजे में ओवर प्रोडक्शन हो गई। जब ओवर प्रोडक्शन हो गई तो ये जो एग्रीकल्चर ये जो प्रोड्यूस था इसकी कीमत में कमी आ गई। और नतीजा ये हुआ, जब कमी आ गई तो अब ये जो फार्मर जो थे इनकी इनकम जब कम हो गई तो अब इनको ये बेचारे बुरी तरह मुतासर हो गई। अब इनके इनकम डाउन हो गई और अब इनके हाउस होल्ड्स भी ये जो तबाह हो गई। अब इनके घरेलू हालात भी कुछ खराब हो गई। और ये पहली वजह थी कि 1929 में जो डिप्रेशन का सबसे पहला काज है वो यह है कि वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज्यादा ये जो फूड ग्रेन्स हैं ये पहुंचे थे और जिसकी वजह से बायर्स जो थे और बायर जो इतने नहीं थे और खरीदने वाले इतने नहीं थे, इसकी कीमत कम हो गई थी। और जो इसके साथ मुंसलिक थे, जो एलाइट इसके साथ थे, जो ये काम करते थे एग्रीकल्चर के साथ, इनकी जरूरतें पूरी नहीं हो गई क्योंकि इसकी कीमत बहुत घट गई इस मतलब फूड ग्रेन्स की। नतीजा ये हुआ, ये गल्ला जो था जो वर्ल्ड मार्केट में पहुंचा ये रॉट हो गया, ये खराब हो गया, ये जाया हो गया। और ये सबसे बड़ा सेटबैक था पूरी इकोनॉमी को। इधर से इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी तेज भी नहीं थी, इसको बड़ा सेटबैक पहुंचा था। अब सबसे बड़ा जो सहारा था वो ये फूड ग्रेन्स थे, अब इसको भी जवाल आ गया, अब इसकी भी कीमत भी बहुत कम हो गई थी। अब इसकी ये बहुत बड़ी वजह बनी कि ये जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है इसकी कीमत गिर गई। और दूसरी तरफ से जब लोगों के पास पैसा नहीं आया तो नतीजा ये हुआ, इसका असर इंडस्ट्रियल गुड्स पर भी बढ़ गया। अब लोग ये इंडस्ट्रियल गुड्स भी परचेज नहीं कर सके क्योंकि उनके पास कोई परचेजिंग पावर नहीं था, उनके पास कोई पैसा नहीं था। नतीजा ये हुआ, ये पहला काज था। अब दूसरा काज क्या है? दूसरा काज इस डिप्रेशन का ये है कि ये यूरोपियन कंट्रीज ने यूएस से यानी अमेरिका से बहुत सा लोन लिया था, बहुत सा लोन जो लिया था। अब जो है, अब जब ये यूरोपियन कंट्रीज में जब ये जो डिप्रेशन आ गया, एग्रीकल्चर इनकम फेल हो गई, अब ट्रेड भी इनका फेल हो गया, अब इनकी अनएम्प्लॉयमेंट वहां हो गई, अब वहां जो है हाउस होल्ड फैमिलीज कम हो गई। नतीजा ये हुआ, ये जो अमेरिका से यूएस से जो लोन लिया था इस लोन को वो अदा न कर सके। अब यूएस ने बहुत खूब लोन दिया था, इन्वेस्टमेंट्स किए थे। अब यूएस का लोन जो था ये तकरीबन $1.25 बिलियन था। अब यूएस में भी एक परेशानी हो गई कि उन्होंने सोचा कि हमने जो इतना लोन दिया है इस लोन को हम कैसे रिकवर करें, ये लोन इन कंट्री से हम कैसे रिकवर करें ताकि अपनी इनकम को, अपनी इकोनॉमी को डिप्रेशन से बचाने के लिए इन्होंने अब एक्सपोर्ट्स को, जो ये इन ममालिक से एक्सपोर्ट करते थे, इस एक्सपोर्ट को उन्होंने डबल किया।
यानी एक्सपोर्ट वाज डबल, यानी क्योंकि ये ममालिक इसके मखरूज थे अमेरिका के। अब इन्होंने अपनी मुल्क को डिप्रेशन से बचाने के लिए कि अब इन ममालिक से एक्सपोर्ट्स को डबल किया, और जब इन्होंने एक्सपोर्ट्स को डबल किया इसका वजह भी डिप्रेशन पर ज़्यादा पड़ गया। इससे ज़्यादा ही इन ममालिक में इकोनॉमिक ये जो कमी आ गई, इनकी ये एक दूसरा सेटबैक था इनके डिप्रेशन का, और इनकी ये जो इनकम थी ये ज़्यादा और बुरी तरह मुतासर हो गई। और दूसरी वजह यह बनी कि एक्सपोर्ट्स को डबल किया अमेरिका ने, तो ये भी इन गरीब ममालिक के लिए, जो मखरूज ममालिक थे अमेरिका के, इनके लिए ये भी अब एक और प्रॉब्लम बन गई। ये मजीद कर्ज की बोझ तले दब गई। नतीजा यो है कि इसके बाद जो है अमेरिका में भी, चूंकि अमेरिका में जो खुशहाली आ गई थी, अब इनका मार्केट भी मुतासर हो गया। अब इनके इंडस्ट्रियल गुड्स के ये जो रेट थे, इसका जो कीमत थी, ये प्राइसेस भी फॉल हो गई। उधर एग्रीकल्चर प्राइसेस जब फॉल हो गए, जब लोगों के पास इनको ये परचेसिंग पावर ही नहीं रहा, तो अब इनके इंडस्ट्रियल गुड्स भी यूं ही रह गई। अब इनके मुल्क में भी ये परेशानी हो गई। इधर इन्होंने अपने मुल्क में भी लोगों को ये मतलब ऑन क्रेडिट बेसिस पर ये जो इंडस्ट्रियल गुड्स दिए थे, यानी वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स और अदर ये जो एप्लायंसेस हैं, इनको अपने मुल्क में भी इन्होंने दिए थे क्रेडिट बेसिस पर। अब ये जो जब इनकी इनकम जब इस तरह मुतासर हो गई, नतीजा ये हुआ अब अमेरिका ने चाहा कि अपने मुल्क के लोगों से भी इन्होंने अब लोन्स वापस मांगे, और इनसे लोन्स भी मांगे, और इनसे ये जो इनको जो इंस्टॉलमेंट्स में जो ये चीज दिए थे, इनसे इनकी वो पैसा मांगा, लेकिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, वो अदा नहीं कर सके। नतीजा ये हुआ इसका कि अब लोगों ने या तो वो चीज ही वापस इनको कंपनी को वापस किए, या तो अपनी मकानों को बेचकर अपना कर्जा अदा किया। तो इस तरह से वहां जो लोगों में भी एक बेचैनी आ गई। अब अमेरिका के लोग भी बेरोजगार हो गए। अब अमेरिका के लोग भी काम ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगे। नतीजा ये हुआ अमेरिका जो है ये वापस नहीं कर सका, इसको वो पैसा नहीं मिला जो इसने लोगों को दिया था, जो कर्जा लोगों को दिया था वो इसको वापस नहीं मिली, और नतीजा हो वो डिपॉजिट भी इसको ये लोगों को अदा नहीं कर सका, न तो लोगों से ये लोन वापस कर सका। नतीजा ये हुआ 1932 में 4000 बैंक्स जो थे, 4000 बैंक्स, 4000 बैंक्स ये बैंकरप्ट हो गई। अमेरिका में 4000 बैंक्स जो हैं ये बैंकरप्ट हो गई, यानी ये इंसॉल्वेंट हो गई, क्योंकि न तो ये लोन रिकवर कर सके और न ये लोगों को डिपॉजिट दे सके। नतीजा ये हुआ वो फोर्सफुली अब ये बैंक्स जो हैं ये क्लोज हो गए, ये बंद हो गई, ये बैंकरप्ट हो गई। तो दूसरी बात यह है अब 1932 टू 33 110 कंपनीज कोलैप्स। इस तरह से 1932 और 1933 में 110 मिलियन कंपनियां अमेरिका में बंद हो गई, क्योंकि इनके ये जो लोगों के पास परचेसिंग पावर था, अब इनके आइटम ऐसे ही रहे। नतीजा ये है कि पूरी दुनिया जो है एक डिप्रेशन की शिकार हो गई। पूरी दुनिया में एक ऐसा सेटबैक लगा इकोनॉमी को कि जो कभी अभी वर्ल्ड ने नहीं देखा था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो ग्रेट डिप्रेशन है, इसके असरात जो हैं, किस तरह अमेरिका एक ग्रेटेस्ट लैंडर होने की वजह से फिर जब वर्ल्ड ट्रेड फेल हो गया तो ये अपनी इकोनॉमी को नहीं बचा सका। नतीजा यह है कि ये पूरा वर्ल्ड जो है ये इस डिप्रेशन का शिकार हो गया। इसी को कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। तो तकरीबन इस डिप्रेशन के असर जो हैं ये 1929 से तकरीबन 1.5 ईयर्स 1930 तक, मिड 1930 तक ये रह गया, यानी 1.5 साल तक ये रह गया। और 1935 से थोड़ा इसमें थोड़ी रिकवरी आ गई, मॉडेस्ट रिकवरी वाज ऑन, कि अब फिर इकोनॉमी रिगेन होने लगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये ग्रेट डिप्रेशन के असरात क्या थे और वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी इसके असरात क्या बने, और खुद अमेरिका भी अपनी इकोनॉमी को डिप्रेशन की वजह से नहीं बचा सका। तो ये आज के लिए टॉपिक था। होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।